चलो स्टार्ट हो गया। बोलो। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज विवेक पांडे और मैं जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज का छात्र हूँ और मैं बीएससी फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ। और आज हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं हमारे डिजर्टेशन वर्क का पहली प्रेजेंटेशन, जिसके बाद मैं बताऊंगा कि हमने क्या काम करा और क्या हम सीख रहे हैं। तो फर्स्ट हम जानेंगे कि वेवलेट क्या होता है। वेवलेट जो कि हम जानते हैं कि कोई भी वेव होती है उसका एक बहुत फ्रैक्शनल छोटा सा पार्ट लेंगे हम, तो उसे हम वेवलेट बोलते हैं। और इस वेवलेट के लिए हमने एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है साई एन एम टी, जो कि बिलोंग करता है L2T से, जो कि स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन है। इसका एक पार्ट है साई एन एम टी। अब हम इस वेवलेट को हम मदर वेवलेट कहते हैं, क्योंकि इसका ही यूज करके हम लोग यहाँ से जो फंक्शन निकल के आते हैं उनका हम यूज करते हैं, जो कि साई 10, साई 12, साई 13। और यहाँ पे जो n और m है वो डिलेशन और ट्रांसलेशन होता है, जो कि हमारी जो वेव होती है जो कि n चलती है। अब इसमें जब ये उसका एम्पलीट्यूड चेंज करना हो या फिर उनका ये डिस्टेंस है ये चेंज करना हो तो ट्रांसलेटर प्लेसिंग का यूज करते हैं। अब जब हमारे पास हम जिस वेवलेट का यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है वेवलेट बहुत सारी टाइप्स की होती है, जैसे कि कॉन्टिन्यूअस हो गया और डिस्क्रीट हो गया। ये दो मेन टाइप होता है इनका, हमने बाहर रखा है वेवलेट्स को। और इन वेवलेट्स में कॉन्टिन्यूअस में हमारे पास आती हैं सेबीशेव वेवलेट हो गया, हर्माइट वेवलेट हो गया, टेलर्स वेवलेट हो गया। और डिस्क्रीट में हमारे पास आती हैं हार वेवलेट आती है। और अब हम बात करने जा रहे हैं हमारी वेवलेट्स पे हम काम कर रहे हैं, जो कि है सेबीशेव वेवलेट। ये कॉन्टिन्यूअस वेवलेट है, जिसका यूज करके हम कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि हम इनका ही यूज करके जो हमारा ऑपरेशनल मैट्रिक्स ऑफ इंटीग्रेशन बनेगा उसका यूज करके हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जो सेबीशेव वेवलेट है उसका फॉर्म होता है साई एन एम टी। यहाँ पर डेफिनेशन हमको बताती है कि ये वेवलेट कहाँ पे हमको आंसर देगा और कहाँ पर जीरो देगा। जैसे कि हमें पता है यहाँ पर 2 की पावर k है, जो हमारी k की वैल्यू होती है वो होती है 1 2 3 ऐसे दी जाती है। देन हमारे पास एक tm फंक्शन है, ये हमारे पास इसका सेबीशेव पॉलिनोमियल कहलाता है। इसमें जो ये t है ये उसका फंक्शन है। अब यहाँ बात करेंगे हम यहाँ पे 2nt, जो कि n की वैल्यू होती है वो k पे डिपेंड करती है। अगर हमारा k n जो होता है हमारा 1 2 3 से लेकर 2 की पावर k माइनस 1 तक चलता है, जिसको हम देख सकते हैं अगर k की वैल्यू 1 है तो 2 की पावर k माइनस 1 माइनस 1 0 और 2 की पावर 0 1, यानी n की वैल्यू हमारी 1 देगी। और अगर हमारी k की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 की पावर 2 माइनस 1 जो कि 2 रहेगा, तो हमारी n की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक चलेगी। ऐसे ही हम k की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे, हमारी n की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ये t फंक्शन है वो हमको सॉल्यूशन कहाँ देगा। अगर हमारा इंटरवल इसके बीच में होगा तो वो हमें सॉल्यूशन देगा, वरना हर जगह पर वो जीरो होगा। ये हमारी सेबीशेव वेवलेट के जो फंक्शन है वो हमें बताता है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ फंक्शन के यहाँ पर वैल्यू रखकर k और n की वैल्यू रखकर हम देखेंगे कि ये हमें आंसर क्या देता है। तो फर्स्ट हम लेके चल रहे हैं k की वैल्यू 1 और कैपिटल M की वैल्यू लेके चल रहे हैं हम 3। कैपिटल M से हम स्मॉल m निकालेंगे, जो कि होता है 0 1 2 से लेकर कैपिटल M माइनस 1 तक। और यहाँ पे हमें पता है m की वैल्यू हमारी 3 है, तो हम यहाँ पर हमारी m की वैल्यू जाएगी वो 0 1 2 तक जाएगी। अब हमारे पास जो सेबीशेव वेवलेट की डेफिनेशन है जो कि ये कहती है कि वो साई एन एम अब यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे हमारे पास
तो अगर k हमारे पास 1 है तो हम जानते हैं जो n की वैल्यू होती है वो 1 2 से लेकर 2 टू द पावर k माइनस 1 तक होती है, और यहाँ पर हमारे पास जो k की वैल्यू है वो 1 हुई है, तो यानी k की वैल्यू 1 तो 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे 2 टू द पावर 0 हमारे पास 1 आती है, तो जो हमारा n होगा वो ओनली 1 आएगा हमारे पास। अब हम देखेंगे कि ये जो tm टिल्ट वाला फंक्शन है ये हमें कैसे का सॉल्यूशन देता है। तो जो हमारे पास tm टिल्ट फंक्शन है ये हमको सॉल्यूशन देता है 1/√π और √2/π t। जब भी हमारे पास t जो होगा m जो होगा हमारे पास 0 होगा, और जब हमारे पास m ग्रेटर देन 0 है यानी m की वैल्यू 1 होगी 2 होगी 3 होगी तो हम इस फंक्शन का यूज करेंगे यहाँ पर, और जब हमारी m की वैल्यू 0 होगी तो हम इस फंक्शन को यूज करेंगे, इसकी वैल्यू यूज करेंगे। अब जो हमारा ये फंक्शन है tmt, इसकी वैल्यूज होती है tmt जो होता है अगर हमारा m की वैल्यू 0 है तो t0t जो होता है वो हमारा 1 होता है। अगर हम t1t की बात करें तो वो होता है t, और अगर हम t2t की बात करें तो वो होता है 2t tm माइनस tm माइनस 1 t, और जो हमारा m होगा यहाँ पर बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। अब ऐसे ही हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास जो पहला सवाल है हम वहाँ पर ले रहे हैं k की वैल्यू 1 और m की वैल्यू 3 ले रहे हैं। तो यहाँ से हमको पता है कि m की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी और जो स्मॉल m की वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 0 1 2। तो हमारे पास देखेंगे यहाँ से हमारे पास 3 वेवलेट आएंगी जो किसी का पार्ट होंगी psi 10 psi 11 और psi 12। हमारे पास 3 वेवलेट आएंगे यहाँ से। तो जो पहली वेवलेट होगी हमारी psi 10, यहाँ पर हम की वैल्यू पुट करेंगे, k की वैल्यू हमारा फिक्स रहेगी तीनों में ही क्योंकि k की वैल्यू 1 रहेगी हमारी, तो हम करेंगे 2 की पावर 1/2। देन हमारे पास जो ये फंक्शन है वहाँ पे m की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे t0 कर देंगे। आगे 2 की वैल्यू 2 की पावर 1 थी, 2 की वैल्यू 1 थी तो यहाँ पे 2 की पावर 1 2, तो यहाँ पे 2t हो जाएगा। और हमको पता है कि यहाँ पर n की वैल्यू 1 है तो 2 यानी 2 और -2 + 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो t फंक्शन है जो अंदर बन रहा था पूरा ये वो आया 2t - 1 यहाँ पर। अब इसके बाद हम t0 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से क्योंकि हमारे पास ये 0 वैल्यू है, तो हम इसको देखेंगे कि m जब 0 होता है तो हम इस वैल्यू को लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 1/2 या फिर इसको हम √2 बोल सकते हैं, और t0t की वैल्यू यहाँ से जाएगी हमारे पास 1/√π, जिसको हम लिख सकते हैं √2/π। यहाँ से हमारे पास psi 10 की वैल्यू आ गई जो कि कांस्टेंट आएगा। अब सेकंड हम निकालेंगे psi 11 की वैल्यू। अब सेम यहाँ पर हम देखेंगे कि जो k की वैल्यू है 1 ही रहेगी, ये अंदर वाला फंक्शन भी सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम m की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, k और n की वैल्यू हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो हम सेम चीज यहाँ लिख सकते हैं √2 t1t 2t - 1। अब यहाँ पे हमें t1 है क्योंकि हमारा m जो है 0 नहीं रहा, m 0 से बड़ा 1 हो गया है, तो यहाँ पे हमको t1t लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लेंगे √2/π t1t। अब जो ये t1t फंक्शन है इसको हम यहाँ देखेंगे t1t कहाँ था, तो t1t हम देखते हैं कि यहाँ था, इसको हम ऐसे ना करके सोचे tm और यहाँ पे tm+1 हो सकते हैं इसको। तो t1t है यहाँ पे m की वैल्यू 1 आ गई है हमारी, तो t1t की वैल्यू t थी तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे t कर देंगे, तो यहाँ से √2 बन जाएगा और यहाँ पे √π और यहाँ पे t आ जाएगा। और हम देख रहे हैं कि t फंक्शन अब यहाँ पर 2t - 1 था तो यहाँ पे t ना होकर पूरा 2t - 1 होगा और यहाँ पे t ना होकर 2t - 1 होगा। अभी हमारे पास psi 11 की वैल्यू होगी। ऐसे ही हम psi 12 की वैल्यू निकालेंगे, तो psi 12 जो हमारा होगा सेम देखेंगे, ये हमारा जो बेस वैल्यू वो सेम रहेगी क्योंकि हम k और n में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ m में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे psi 12 होगा √2 t2 till 2t - 1। अब यहाँ से t2 की वैल्यू निकालनी है, तो t2 यहाँ पे दिख रहा है हमको साफ-साफ कि m की वैल्यू 0 से बड़ी है और m की वैल्यू 0 से बड़ी, तो हम ये वैल्यू यूज करते हैं और यहाँ पर हमें ये फंक्शन देखना पड़ेगा कि ये कहाँ से आएगा। अब यहाँ पे t2 हो चुका है तो t2 के लिए m+1 चाहिए हमको, 1+1 यानी m की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो पहले हम करेंगे √2 5 और t2 2t - 1।
टी टू माइनस टू टी माइनस वन की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, जो कि मुझे दिखता है कि अगर हम टी टू लें तो वो होगा टी वन प्लस वन। तो यहाँ पे m की वैल्यू हमारी 1 आ गई है, इसको हम कह सकते हैं कि 2 और t की हमारा फंक्शन था वो था 2t माइनस वन। तो हम यहाँ पे t की जगह लेंगे 2t माइनस वन। देन हमारे पास tm है और m की वैल्यू हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि वो 1 थी, तो यहाँ पे हो जाएगा t1 और t के हमारा फंक्शन हो जाएगा 2t माइनस वन, देन माइनस और यहाँ पे 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे हो जाएगा t नॉट 2t माइनस वन। हम देख सकते हैं यहाँ से कि t नॉट में चाहे कोई सा फंक्शन हो तो आंसर में 1 देते हैं, तो यहाँ की वैल्यू 1 हो जाएगी। देन जब t1 2t माइनस वन देखेंगे तो वो हमें सेम फंक्शन जो अंदर है वही बाहर दे देते हैं, तो यहाँ से 2t माइनस वन आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2t माइनस वन, इस फंक्शन की वैल्यू आएगी हमारे पास 2t माइनस वन और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1। इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे हम, तो यहाँ डालेंगे अपनी वैल्यूज को हम, तो हो जाएगा 2 बाय रूट पाई और 2t माइनस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसको बाहर लेंगे तो हो जाएगा 4 बाय माइनस वन छोड़ दिया क्या? माइनस 4 बाय रूट पाई 2t माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 1। यह हमारे पास साइन 1 2 की वैल्यू हो जाएगी। अब ऐसे ही हम t की जो हमारा इंटरवल दे रखा है कि अगर हम t का इंटरवल चेंज करते रहेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू देगा, अगर t उस इंटरवल में नहीं पड़ा तो वो 0 हो जाएगा। लास्ट स्टेप गलत है, 3 to the 6 हो जाएगा ना? क्या सर? अगर 3 है वहाँ पर तो 3 to the 6 क्या नहीं, लिखें? ये 2 है सर। लेकिन ये 2 कॉमन में नहीं है ना, अच्छा तो सिर्फ फर्स्ट टर्म के साथ है। अब ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखेंगे हम, जहां पर हम k की वैल्यू 1 लेके 2 लें, ताकि हमारे पास n की वैल्यू 1 ना आकर 2 वैल्यू है, ताकि हम डिफरेंशियली बता सकें कि अलग अलग वैल्यू पर हम क्या करेंगे। अब हम k की वैल्यू 2 ले रहे हैं, तो हम जानते हैं यहाँ से कि n की वैल्यू होती है 1 2 से लेकर k की पावर 2 की पावर k माइनस 1 तक होती है। अब k की वैल्यू 2 है तो 2 माइनस 1 1 और 2 की पावर 2, यानी n की वैल्यू चलेगी हमारी ये 1 से 2 तक चलेगी। यानी अब हमारे पास n की वैल्यू 1 और 2 है, तो हमारे पास 2 3 या 6 वेरिएबल आएगी। कैसे? पहली वेरिएबल में हमारे n की वैल्यू 1 रखेंगे और दूसरी हम जब निकालेंगे वेरिएबल तो वहाँ पे n की वैल्यू 2 रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स आएंगी psi 1 0 psi 1 1 psi 1 2 और यहाँ पे आएंगी psi 2 0 psi 2 1 और psi 2 2। अब ये जब निकालेंगे हम तो हमारे पास 6 डिफरेंट वेरिएबल्स आएंगी जो कि कॉन्टिन्यूअस होंगी। पहला वेरिएबल निकालते हैं हम, हमारे पास n की वैल्यू 1 रहेगी, k की वैल्यू 2 सब में फिक्स रहेगी और जो हमारी m की वैल्यू स्मॉल m की वैल्यू वो 0 1 और 2 बदलती रहेगी। तो देखिए psi जब 1 0 निकालेंगे हम तो यहाँ पे हम थोड़ा चेंज करेंगे, k की वैल्यू 2 है यहाँ पर जो भी फिक्स है, k की वैल्यू 2 रहेगी तो 2 बाय 2 1, तो यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा। देन tm के तो यहाँ पे t नॉट भी हो जाएगा, इसके बाद 2 की पावर 2 यानी 4t हो जाएगा ये। इसके बाद यहाँ पे n की वैल्यू हम 1 लेके चलते हैं तो 2 into 1 2 माइनस प्लस 1 तो माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर। देन अब फिर से हम t नॉट 40 माइनस 1 फिर हम देखेंगे जो m की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो यहाँ हम कर सकते हैं कि 2 1 अपॉन रूट पाई, इसकी वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है 1 अपॉन रूट पाई, क्योंकि यहाँ पर कोई k का फंक्शन नहीं तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो जो हमारा psi 1 0 है वो भी कांस्टेंट ही आएगा यहाँ पर 2 बाय रूट पाई। ऐसे ही हम psi 1 1 निकालेंगे, जहाँ पर हमारा ये फंक्शन सेम रहेगा क्योंकि हमारा फिर से n और t की वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा, जो कि होगा 2t1 4t माइनस 1। अब जब हमारा t 1 हो चुका है तो हमारी m की वैल्यू बड़ी हो चुकी है, m की वैल्य3 बड़ी होते ही हम यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 रूट 2 बाय पाई t इक्वल टू 4t माइनस 1। अब इस फंक्शन की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, हमको दिख रहा है कि t 1 t होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर t, यानी जो फंक्शन अंदर है वही फंक्शन बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये 2 रूट 2 बाय रूट पाई और यहाँ से हमको मिलेगा
4t माइनस 1। तो ये हमारा हो जाएगा psi 1 फंक्शन का आंसर। अब ऐसे हम निकालेंगे psi 1 की वैल्यू क्या होगी। तो जो psi 1 होगा हमारा, उसमें हमारा ये चीज सेम रहेगा क्योंकि हम किसी चीज चेंज नहीं करें सिवाय m के। तो हमारे पास 2t2 के 4t माइनस 1। अब यहाँ पे जनरल बात ये है, यहाँ पे 2 आ चुका है तो फिर से हम ये यूज करेंगे जो कि हो जाएगा हमारे पास 2 बाय रूट पाई 2 में 4t t2 4t माइनस 1। अब जो हमारा t2 फंक्शन की वैल्यू है वो हम यहाँ से निकालेंगे 1 प्लस 1 करके। इसकी वैल्यू आती है 2 रूट 2 पाई यहाँ करके 2 4t माइनस 1 t1 4t माइनस 1 माइनस t नॉट 4t माइनस 1। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये t1 4t माइनस 1 की वैल्यू सेम आ जाती है। हमको पता है t1 t के बराबर ही होता है, तो यहाँ से ये 4t माइनस 1 ही रहेगा और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि हमें पता है कि t नॉट t की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो होगा, डिलीट कर दो, रख दो। psi 1 हो जाएगा, वो होगा 2 रूट 2 रूट पाई 2 40 माइनस 1। और यहाँ से हमारा 40 माइनस 1 आएगा और माइनस 1 समझ सकते हैं। 2 रूट 2 रूट पाई 2 अंदर 40 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास psi 1 2t फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी। अब वैसे ही हम n2 के लिए सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या बदलाव आएगा इसमें। एक मिनट रुको। अगर तुम्हें psi 1 2 psi 1 3 एंड सो ऑन फाइंड आउट करने होंगे तो क्या हर बार तुम t2 4t माइनस 1 t3 4t माइनस 1 को इस तरीके से कैलकुलेट करोगे? ये तो बहुत बड़ा तरीका है। इसका एक आसान तरीका ये है ना कि पहले हम t0 t t1 t t2 t की वैल्यूज कैलकुलेट कर लें इन टर्म्स ऑफ t, और फिर t को रिप्लेस कर लेंगे बस हम 40 माइनस 1 से, है ना। हर बार ये कैलकुलेट करना तो बहुत डिफिकल्ट काम रहेगा हमारे लिए, वहाँ से कैलकुलेट करना आसान रहेगा। वैसे सर t2 t के जब n2 लेंगे तो वहाँ से करना इस बार, ठीक। तो सर जब यहाँ पे अगर हम इस पूरे फंक्शन को एक बार भी करना चाहते हैं तो हमको पता है कि m प्लस 1t है, तो यहाँ पर हम ये यूज करते हैं। तो अगर मैं लूँ t2t तो t2t के लिए 2t सेम ही आएगा और यहाँ पे m प्लस 1 है यानी t1 हो जाएगा। तो t1 t की वैल्यू हमें पता है t है, तो यहाँ पे t आ जाएगा माइनस, अब यहाँ पे t नॉट t है जो कि 1 हो जाएगा। तो t2t का आंसर आएगा 2t स्क्वायर माइनस 1। सेकंड अगर मैं निकालना चाहूँ t3t, क्योंकि मेरी वैल्यूज 2 तक ही जा रही है, पर एक और निकाल लेते हैं। t3t के लिए मेरे को चाहिए यहाँ पर 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1 में यहाँ पे मुझे 2t सेम रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2 की मुझे वैल्यू पता है 2t स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहाँ पे दूंगा 2t स्क्वायर माइनस 1। देन माइनस यहाँ पे हो जाएगा t1t हो जाएगा, t1t की वैल्यू मेरे को पता है t है, तो यहाँ पे लिखूंगा माइनस t, तो जो कि हो जाएगा मेरे पास 4t क्यूब माइनस 2t माइनस t, जो कि हो जाएगा 4t क्यूब माइनस 3t। ये मेरे पास t 3t की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे करते करते हम सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारे m की वैल्यू 3 तक जा रही है, जो कि एक कम रहेगा 2 तक जाएगा, तो मुझे इसका आइडिया की जरूरत नहीं है, पर हम ऐसा आइडिया निकाल सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि हम जब हमारे पास n2 होगा तो हम कैसे निकालेंगे वैल्यूज। n इज इक्वल टू 2 का केस स्किप करके नेक्स्ट बताओ, तुम क्या बताओगे? मतलब ये कैलकुलेशन तो कर ही चुके हो ना तुम, अब इसके आगे क्या बताते हैं? कितनी स्लाइड? आगे सर हम बात करेंगे कोलोकेशन पॉइंट्स क्या होते हैं। क्योंकि सर जब भी हम कभी सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं तो हम हमेशा एक इंटरवल लेते हैं ए से लेके बी तक, कोई सा भी इंटरवल हो सकता है, वो ओपन या फिर सेमी क्लोज हो या सेमी ओपन हो, तो हम हमेशा एक इंटरवल की बात करते हैं। और जब इंटरवल में आंसर निकालते हैं, क्योंकि अगर हमारा इंटरवल लंबा है तो हमारा आंसर डेविएट कर सकता है,
तो अगर मैं इंटरवल को छोटा छोटा करता रहूं तो मेरा आंसर का जो एरर आ रहा होगा वो कम होता रहेगा। तो इसलिए हम कोलोकेशन पॉइंट्स का यूज करते हैं, जो कि होता है कि हमने अपने इंटरवल को कुछ पॉइंट, जैसे मैंने अपना इंटरवल एरिया 0 से लेके 1 तक, तो अगर मैं इस इंटरवल को 0 से 1 तक ऐसे देखूं, 0 से 1, तो ये बहुत बड़ा दूरी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नंबर आते हैं। अगर मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर जाएंगे। पर वहीं अगर मैं इसको 4 पार्ट में तोड़ दूँ, जैसे मैंने स्टेप साइज बोलते हैं इसे, एस को ले लिया 1/4 जो कि होगा 0.25, तो अगर मैं इसको 4 पार्ट में तोड़ दूँ तो अब मेरे पास आंसर निकाल थोड़ा सा रिलेटिवली इजी हो गया, क्योंकि अब ये 4 सेक्शन में डिवाइडेड है, तो मेरा आंसर ज्यादा डेविएट नहीं करेगा। ऐसे ही मैं चाहूँ तो इसको n टाइम तोड़ सकता हूँ। ये सब इंटरवल ब्रेक करने पर क्या इसकी लेंथ ऑफ फाइनाइट होगी? नहीं सर, बाकी इनफाइनाइट होगी। लेंथ तो फाइनाइट ही होगी, क्या इसके अंदर नंबर पॉइंट्स फाइनाइट होंगे? नहीं सर, पॉइंट्स इनफाइनाइट होंगे। फिर फायदा क्या होगा? तो फायदा ये हुआ कि अभी तक मेरे पास इतना बड़ा इंटरवल था तो मुझे ज्यादा घूमना पड़ा था, पर अब छोटा इंटरवल होगा तो मुझे काम करना आसान होगा इस पर। 0 कोई ज्यादा बड़ा इंटरवल नहीं है, 1 लेंथ का इंटरवल है सिर्फ। तो सर अगर मैं 100 लेंथ ले लूं फिर तो कोई दिक्कत हो जाएगी, तो फिर मुझे छोटा करना पड़ेगा। मैं 0 से 100 ले सकता हूं इसको। तुम्हारे कहने का मतलब कोलोकेशन पॉइंट्स इंटरवल की लेंथ को छोटा करता है। छोटा करते हो? दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है कोलोकेशन पॉइंट्स का यूज क्यों करते हैं? सर ताकि हम इंटरवल जो है हमारे जब हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हो, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा हो, उन दोनों को बैलेंस करने के लिए कोलोकेशन पॉइंट्स का यूज़ करते हैं हम। उन कोलोकेशन पॉइंट्स को निकालने का तरीका यही है। उन कोलोकेशन पॉइंट्स से हम कोलोकेट इक्वेशंस निकालते हैं, इक्वेशंस और वेरिएबल्स इक्वल हो जाते हैं, न्यूट्रल से लगाकर सोल्व करते हैं। दैट इज द कोलोकेशन पॉइंट। ठीक है, यूज ऑफ कोलोकेशन पॉइंट। तुम जो लॉजिक बता रहे हो उसमें तो वो लॉजिक गलत है। छोटा करके और कॉम्प्लिकेट हो जा रहा है। बड़े में इनफाइनाइट पॉइंट्स से छोटे में इनफाइनाइट हो गए, छोटे में infinite नंबर ऑफ points पॉइंट्स नहीं से रहेंगे। और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ठीक है, चलो कैसे कोलोकेशन पॉइंट्स कैसे निकालेंगे हम? तो कोलोकेशन ये पॉइंट निकालने के लिए हम पहले डिसाइड करते हैं कि हम कितने इंटरवल में इसको तोड़ने वाले हैं। तो जितने इंटरवल तोड़ते हैं तो हमारे पास एक पॉइंट आते हैं, 0 हो गया, ये हो गया 0.25 हो जाएगा, ये 0.50 और ये 0.75 देना। तो ये जो 4 पॉइंट्स आए हमारे पास, ये हमारे मेश पॉइंट्स कहलाएंगे। ग्रिड पॉइंट्स मेश पॉइंट्स कहलाएंगे, जो कि होगा 0, 0.25 एंड 0.75, 0.5 0.50 और 0.75 देन 1। तो हमारे पास जब भी इंटरवल हमारे पास अगर n है यानी 4 इंटरवल है तो मेश पॉइंट्स हमेशा n+1 आते हैं, तो हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास 5 पॉइंट आए हैं यानी सही है। अब इन मेश पॉइंट्स का यूज करके हम इंटरवल का जो मिड पॉइंट होता है वो निकालते हैं, जो कि होता है, अगर मैं इसको xi बोल रहा हूँ, इसको x1 बोल रहा हूँ, x2 बोल रहा हूँ, x3, x4, x5, तो जो हमारा मिड पॉइंट होगा उसको हम टाउ बोल देते हैं। इसकी आंसर होता है xi plus 1/2। इससे हम इसके बीच का पॉइंट निकालेंगे और हमारे पास इससे 4 इक्वेशन बन जाएगी। जिन 4 इक्वेशंस को हम सॉल्व करने के लिए कोई मेथड यूज कर सकते हैं। 4 पॉइंट्स निकलेंगे सर। 4 पॉइंट्स 4 पॉइंट निकलेंगे। बस खत्म। ठीक है, 4 पॉइंट्स निकलेंगे, हाँ, फिर कोलोकेशन उन पॉइंट्स निकलेंगे कोलोकेशन हमारे, पॉइंट्स बोलते हैं। और फिर उनका यूज करके हम अपनी इक्वेशन में पुट करके उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोलोकेशन पॉइंट्स निकालने का सिर्फ यही एक तरीका है और भी कोई तरीके हैं? ये मेरे को ही पता है। ओके, लेकिन और भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, आगे और कुछ है? लेकिन इतना ही है सिर्फ? आज का यही था। नहीं, अभी आगे है एक चीज अभी है हाँ, फिर बताओ जो भी आगे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ऑपरेशनल मैट्रिक्स ऑफ इंटीग्रेशन का। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास वेवलेट्स आई थी बहुत सारी, जैसे हमने जब n1 रखा या फिर k1 रखा तो हमें n1 मिला और n की वैल्यू हमने 3 ली, तो हमारे पास वेवलेट्स आई psi10, psi11, psi12, ऐसे करके हमारे पास वेवलेट्स आई। अब इन वेवलेट्स को यूज करने के लिए हम यूज करते हैं ऑपरेशनल मैट्रिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें हम करते क्या है, इसमें हम पहले psi10, psi11, psi12 को इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करने के बाद जो भी हमारे पास फंक्शन आएगा उसको हम वापस से इन्हीं की टर्म्स में लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है psi10 एक कांस्टेंट टर्म आई थी। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम तो हमारे पास एक 1 डिग्री का वेरिएबल आ जाएगा, तो वो हमें पता है वो psi11 में था। तो इसका यूज करके हम यहाँ पर एक वेरिएबल लिखेंगे जो कि होगा ऐसे a10 बोल देते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। हाँ, लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे
देन ऐसे ही हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे साई 1 का, जो कि हमारे पास आंसर देगा वन वन थ्री वन क्यों लिख रहा? सर ये मैट्रिक्स वाले के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं कोएफिशिएंट्स का, ताकि हम मैट्रिक्स आंसर बना पाए। डेरिवेटिव हमारे पास सेम रहेगी साई 1 0 साई 1 1 साई 1 2। अच्छा ये तो हाँ ठीक 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 कोफिशिएंट तो हाँ अब जब हमारे पास ये जो कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं, इनका यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्री बनाएंगे। पर यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि जो साई 1 2 है वो हमारे पास 3 डिग्री का पॉलिनोमियल आया था और वो यहाँ पर किसी में नहीं है, तो उसके लिए हमको एक एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा साई 1 3, जो कि +1 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, जिसको हम यहाँ यूज करेंगे। तो हमारे पास एक और कोएफिशिएंट आएगा A34 साई 1 3 का, इसको हम अलग से यूज करेंगे। अब जब हमारे पास ये मैट्रिक्स आई है, इसको हटाते हुए हम इनका यूज करेंगे, जिससे हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगी A10 A11 A12 A20 A21 A22 A30 A31 A32। ये जो हमने इन कोएफिशिएंट्स का यूज करा, इसको बना के हमने मैट्रिक्स बनाई। अब इस मैट्रिक्स को अगर मैं यहाँ पर साई 1 0 साई 1 1 और साई 1 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास वापस ये आंसर आ जाएगा। प्लस मैं करूंगा ये वाला, क्यों? क्योंकि इन सब में इसकी वैल्यू 0 है। हम कह सकते हैं कि a या फिर 0 साई 1 3 प्लस 0 साई 1 3, लेकिन जो लास्ट वाला है हमारे पास यहाँ पर 0 नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 0 और A34 साई 1 3। अब यहाँ से हमारे पास आ चुकी है ऑपरेशन मैट्रिक्स इंटीग्रेशन। इसको बाहर नहीं लिख सकते साई 1 3 को? कैसे बाहर नहीं लिख सकते? साथ में ये सब इंटीग्रेशन करना साथ में सिंपल, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके साथ में ऐड कर देंगे तो इजी रहेगा हमारे लिए। अब इसके बाद अगर बाहर में कोई दिक्कत ये हुई कि मल्टीप्लाई करके आंसर 0 ही आना है, तो उससे भी परेशानी नहीं होगी हमको, और लिखने के लिए साथ में देते हैं। अब अगर हम इसका यूज करेंगे तो हम इसको A मैट्रिक्स बोल देते हैं, इसको साई मैट्रिक्स बोल देते हैं, और इसको हम B मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो इनका यूज करके हम इसका जो इंटीग्रेशन होगा उसको डालेंगे इसमें, और फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन बताना क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे यूजिंग ऑफ दिस। हाँ। लेकिन अब 2-3 क्वेश्चन मेरे हैं। तूने बोला कि ऑपरेशन मैट्रिक्स ऑफ इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे हम इनको कैलकुलेट करने के लिए, ऐसा कुछ बोला नहीं, नहीं, क्या नहीं, बोला था? नहीं, तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज यूज ऑफ ऑपरेशन मैट्रिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। सर जब हमारे पास बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है, उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास करेक्ट मेजर्स नहीं होता। मतलब अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे जो आंसर्स होते हैं, अगर इसका सॉल्यूशन ये है तो हमारे पास आंसर्स कई बार ऐसे आते हैं, ये तो एरर होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम एक मेथड का ग्रेडियंट मेथड का यूज करके अगर उनको हम ऑपरेशन मेथड इंटीग्रेशन निकालें तो हमारे आंसर का एरर जो होता है बहुत कम हो जाता है। और अगर हम इसको k और n की वैल्यू जो होगी हमारी, या फिर k और अगर हम m की वैल्यू करें, अगर हम उसको इन्फिनिटी की तरफ ले जाएं तो ये जो एरर का पार्ट है वो लगभग 0 हो जाएगा। ये होता है इसका यूज। ऑपरेशन नहीं, करेक्ट आंसर नहीं है ये। मुझे बताओ आर के मेथड जो हम यूज़ करते हैं या आइलर्स मेथड यूज़ करते हैं, उनके अंदर ऑपरेशन मैट्रिक्स ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट नहीं करते, तो क्या उनसे सॉल्यूशन नहीं निकलते? उनसे भी निकलते सॉल्यूशन। तो ऑपरेशन मैट्रिक्स का यूज़ क्या हुआ? आंसर निकालते हैं। जो हम वेवलेट मेथड यूज़ करते हैं, वेवलेट मेथड्स को अप्लाई करने के लिए हमें ऑपरेशन मैट्रिक्स ऑफ इंटीग्रेशन की ज़रूरत होती है, इसीलिए बस कैलकुलेट किया हमने इसको। ठीक है, अब ये कैसे ज़रूरत होती है वो तुम नेक्स्ट उसमें बताओगे प्रेजेंटेशन में। सेकंड क्वेश्चन है कि इस मैट्रिक्स को हमने ऑपरेशन मैट्रिक्स का नाम क्यों दिया? कुछ और नाम भी रख सकते थे, मैट्रिक्स बोल सकते थे डायरेक्ट, इसका नाम ऑपरेशन मैट्रिक्स ही क्यों रखा? तो क्योंकि इसका ऑपरेशन यूज कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस में। नहीं, ऑपरेशन का तो मतलब होता है कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, है ना, वो तो हर जगह करते हैं मैथमेटिक्स में हम। लेकिन मैट्रिक्स के आगे ऑपरेशन वर्ड लगाने का एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जब हम फंक्शंस साई 1 0 साई 1 1 साई 1 2 को किसी ऑपरेटर से ऑपरेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन से हमने इसको इंटीग्रेट किया, और जो आंसर आएगा उसको दोबारा से ही इन्हीं टर्म से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इन्हीं टर्म से हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ऑपरेशन मैट्रिक्स। अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं इनका और फिर दोबारा मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसको बोलते हैं ऑपरेशन मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन।
कि हमने इसको ऑपरेट किया और फिर दोबारा से उन्हीं के टर्म्स में लिख दिया, दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेशन मैट्रिक्स। जिनको ऑपरेशन लगाने के बाद उन्हीं की टर्म्स में नहीं लिखते उनको क्या बोलते हैं, उन मैट्रिसेस को? जैसे यहाँ पर तो हमने साई10 साई11 साई12 को ऑपरेट किया, इन्हीं के टर्म्स में लिख दिया, दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेशन मैट्रिक्स। अगर साई10 साई11 साई12 को ऑपरेट करें और इन्हीं के टर्म्स में ना लिखें, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक मैट्रिक्स। ठीक है, ऑपरेशन और डिटर्मिनिस्टिक। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि वेवलेट्स में के स्मॉल के कैपिटल एम स्मॉल एन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जो वेवलेट्स में जो के होता है वो लेवल ऑफ रेजोल्यूशन बताता है हमको। ओके, लेवल ऑफ रेजोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? सर रेजोल्यूशन का मतलब ये हुआ अगर लेवल ऑफ रेजोल्यूशन को इंक्रीज करेंगे तो फिर क्या होगा उससे? तो जो हमारा इंटरवल होगा वो बढ़ेगा, वो करेंगे। अगर के की वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमारा एन की वैल्यू बढ़ेगी, तो मतलब हमारा इंटरवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इंटरवल उतना ही रहेगा जितना तो जीरो का पार्ट में बढ़ जाएगा वो, सब इंटरवल्स इंक्रीज हाँ, सब होंगे। इंटरवल increase। ठीक है, तो लेवल ऑफ रेजोल्यूशन इंक्रीज करने से नंबर ऑफ सब इंटरवल्स इंक्रीज होंगे, उससे फायदा क्या होगा? उससे सर फायदा ये होगा कि अगर हमारे पास बहुत बड़ा इंटरवल है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके फिर आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अपने इक्वेशंस बना के जितने इंटरवल आएंगे उतनी इक्वेशंस आएंगी, तो हमारे उसमें काम करना आसान हो जाएगा। हम मैथमेटिक्स में ये कैसे कह सकते हैं कि इंटरवल बहुत बड़ा है बहुत छोटा है? किस सेंस में तुम छोटे बड़े की बात कर रहे हैं? नंबर ऑफ पॉइंट्स की या फिर लेंथ की? नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स इंटरवल सब इंटरवल सेम होते हैं। रियल नंबर है तो Uncountable। कितना छोटा भी पॉइंट इंटरवल लोगे उसमें पॉइंट्स Uncountable इनफाइनाइट points रहेंगे। कितना भी छोटा ले लो, 0 और 0.1 के बीच में भी इनफाइनाइट। तो तुम छोटा बड़ा किस सेंस से बोल रहे हो? लेंथ कह सकते हो ना। तो लेंथ को छोटे करने से क्या फायदा होगा फिर हमारा? लेंथ को छोटे करने से एक तो लेंथ 1 हो, एक लेंथ हाफ हो, हाँ। तो उसे क्या बेनिफिट हुआ? सर लेंथ जब हाफ हो जाएगी तो हमारे लिए पहली बार तो उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि एरर जो पहले आ रहा था वो हाफ हो चुका है एरर। और हमारे पास जो मतलब सिर्फ लेंथ हाफ होने से एरर हाफ हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसी कोई थ्योरम हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर तुम सब इंटरवल्स इंक्रीज कर रहे हो तो तुम्हारा काम बढ़ जाएगा। अगर तुम k = 1 रखते हो तो तुम्हें सिर्फ एक ही बार क्वेश्चन सोल्व करना है ना, लेकिन अगर तुम k = 2 करते हो तो फिर तुम्हें दो बार क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। इससे तो काम बढ़ गया हमारा, फ़ायदा क्या हुआ? जो हमारा रिलेटिव एरर आ रहा है वो कम हो जाएगा धीरे-धीरे। लेवल ऑफ रेजोल्यूशन इंक्रीज करने से नंबर ऑफ सब इंटरवल्स इंक्रीज होते हैं, और नंबर ऑफ सब इंटरवल्स इंक्रीज होने का मतलब स्टेप साइज डिक्रीज होना, हाँ। और स्टेप साइज डिक्रीज होने का मतलब है एरर डिक्रीज होना। ये थ्योरम है। तो इसीलिए की वैल्यू इंक्रीज करने पर एरर डिक्रीज होते हैं। एम क्या रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल एम एम तो बताता है, वो डिग्री बताता है कि पॉलिनोमियल कितनी डिग्री करके आएंगे। जैसे अगर आप हमारे पास पॉलिनोमियल कितने डिग्री तक के आएंगे, तक का मतलब मैक्सिमल डिग्री बताता है। मैक्सिमम डिग्री ठीक है। जैसे हमारे पास साई 1 तो यहाँ पे 1 2 जैसे 0 1 2 जैसे 3 डिग्री लग जाएगा, m3 है, m बढ़ाते जाएंगे तो हमारी डिग्री बढ़ती जाएगी हमारे पास। ठीक तो है। मैं स्मॉल एम क्या रिप्रेजेंट करता है? सर स्मॉल m बताता है कि जो वेवलेट्स है हमारी हमारे पास nm, वहाँ पर m की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है वो स्मॉल m पर। स्मॉल एम बताता है डिग्री ऑफ द शेबेसेव पॉलिनोमियल। ओके, जब तुमने डेफिनेशन लिखी थी वेवलेट्स की तो उसमें तुमने यूज़ किया था TM टिल्ड और TM, दो फंक्शंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फंक्शंस? सर TMT एंड TM टिल्ड। TM टिल्ड जो होता है वो इस साइड से पॉलिनोमियल होता है, और जो TMT है वो हमारा इसमें जो वैल्यूज आएंगी वो हम यहाँ से लेके आते हैं, तो ये भी हमारा फंक्शन होता है टी का। फंक्शन तो दोनों ही टी के होते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? TM टिल्ड शेबेसेव पॉलिनोमियल नहीं होता है, TMT होता है शेबेसेव पॉलिनोमियल। TM टिल्ड T होता है ऑर्थोगोनल शेबेसेव पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके अंदर कोफिशिएंट से मिल गया था ना हमने, ऑर्थोगोनल सेटिस्फाई करेगा। ओके, तुमने बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला था कि वेवलेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट। फिर तुमने कंटिन्यूस में एग्जांपल दिया था शेबेसेव, और डिस्क्रीट में दिया था हार वेवलेट्स। दिस इज़ नॉट ट्रू। वेवलेट्स को हम इस तरीके से कैटेगराइज नहीं करते हैं। वेवलेट्स टू टाइप्स की होती हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन उसकी क्लासिफिकेशन होती है पॉइंट बेस्ड एंड पोलिनोमियल बेस्ड। पॉइंट बेस्ड का एग्जांपल होता है हार वेवलेट, और पोलिनोमियल का हो गया शेबेसेव वेवलेट एंड सो ऑन। उनके अंदर हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं किसी भी वेवलेट को डिस्क्रीट और कंटिन्यूस फॉर्म में। अभी जो तुमने सारी वेवलेट्स बताई हैं वो सारी डिस्क्रिटाइज फॉर्म ही है, या कंटिन्यूस फॉर्म थी?
कंटिन्यूस फॉर्म सॉरी है ना, कंटिन्यूस क्योंकि फॉर्म। टी की फॉर्म जब मेटलैब में काम करेंगे तो उसको हम डिस्क्रिटाइज करके काम करेंगे। हाँ। कॉन्टिन्यूस ठीक है। में तो एप्लीकेशन होगा नहीं, उसको डिस्क्रिटाइज करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। बंद करते हैं।